मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है विकसित एवं विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन एक नवीन विषय है, परंतु लोक प्रशासन सदैव से ही व्यवस्थाओं में विद्यमान रहा है। नीति क्रियान्वयन का कार्य लोक प्रशासकों के द्वारा ही किया जाता रहा है, परंतु लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में या स्वतंत्र विषय के अध्ययन के रूप में एक नवीन विषय है। और जैसे जैसे परिस्थितियां में परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही वैसे लोक प्रशासन की भूमिका में भी परिवर्तन हो रहा है। विश्व में जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार के आर्थिक विकास के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया गया है, उनमें भी लोक प्रशासन की भूमिका भिन्न भिन्न स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का यदि हम विश्लेषण करें तो उससे पहले ये विकसित देश और विकासशील देश या अल्प विकसित देश, इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है उस पर प्रकाश डालते हैं। जो प्रोफेसर इरविन हैरोविज हैं, उन्होंने विश्व के देशों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग में वो देश हैं जो जिसमें कि पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को इन्होंने इसमें रखा है। द्वितीय समूह में संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ और उसके जो गुटीय देश हैं, उन्होंने उसको उस वर्गीकरण में द्वितीय स्थान पर रखा है। तीसरे समूह में वो राष्ट्र हैं जो विकासशील देश हैं या जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको उस श्रेणी में रखा गया है। और विद्वानों के द्वारा भी आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर विश्व में देशों का वर्गीकरण 2 या 3 वर्गों में किया गया है, जहां पर एक वर्ग में विकसित देशों को रखा गया है, दूसरे में विकासशील देशों को रखा गया है और तीसरी कैटेगरी में अल्प विकसित देशों को रखा गया है। विकसित देश जो वह देश हैं जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर और जो अपने नागरिकों को सुविधाओं के प्रदान करने के आधार पर जिन्हें विकसित श्रेणी में रखा जाता है। विकासशील देश वो देश हैं जहां पर कि जिनमें विकास की अपार संभावनाएं हैं और जो विकास की गति पर निरंतर बढ़ रहे हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में उन देशों को रखा जाता है जहां पर कि विकास की प्रत्याशा अभी बहुत कम है। तो इस प्रकार से जो विद्वानों का मत है, उसके आधार पर इन देशों को इस आर्थिक आधार पर विभाजित किया जाता है। लोक प्रशासन की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए या उसका विश्लेषण करने के लिए हमने लोक प्रशासन को विकसित देशों में उसकी भूमिका और जो विकासशील देश हैं या अभी विकास की तरफ अग्रसर हैं, उन देशों में लोक प्रशासन के द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है उसका विश्लेषण आज हम इस व्याख्यान में करेंगे। ये जो विकसित देश हैं, यहाँ पर लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, कौन कौन से कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, उसके विश्लेषण से पूर्व इन देशों की जो व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार की है, उन्हीं संदर्भों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है। जो विकसित देश हैं, इनकी यदि हम
भूमिका का विश्लेषण करें तो ये वे देश हैं जहां पर कि हम कहें 17वीं शताब्दी के आसपास जो सामंतशाही व्यवस्था थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी और 18वीं शताब्दी तक आते आते इन देशों में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जहां पर नगरीकरण हुआ, लोगों की आय के साधन बढ़े, लोगों को अवसर की समानता बढ़ी, वहीं पर इन समाजों का आधुनिकीकरण भी हो रहा था। इसी आधुनिकीकरण के फलस्वरूप जो देश हम कहें जो देशों की आर्थिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही थी। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो दूसरे या परंपरागत उद्योग थे, कृषि थी या और लघु उद्योग थे, उनके स्थान पर अब बड़े बड़े उद्योग जो है वो स्थान लेते जा रहे थे। इसी के साथ साथ इन देशों में जो औद्योगिकरण हुआ उसके परिणाम स्वरूप इन देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप लोगों का जो बेहतर जीवन जीने की सुविधाएं थी वो भी उनको और अधिक उपलब्ध हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से किसी भी देश की जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ उसके नागरिकों को मिलता है। और इसी के साथ साथ अवसर के और अधिक हम कहें कार्य करने के अवसर और अधिक उपलब्ध हो रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग थे उनको रोजगार, नए नए प्रकार का रोजगारों का सृजन उनके लिए हो रहा था। उद्योगों के नए नए स्वरूप के कारण जो मशीनीकरण था वह तीव्र गति से हो रहा था कि जो परंपरागत उद्योगों के पर निर्भरता थी वो धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही थी। यहाँ पर जो दक्ष लोग थे, जो स्किल्ड थे, जो ट्रेंड थे, उनके पास अब बेहतर व्यवसायों को चुनने का अवसर उपलब्ध था कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना अवसर चुन सकते थे। और इसी का परिणाम था कि ये जो देश थे, जो विकसित राष्ट्र धीरे धीरे हो रहे थे, उनके आधार पर ये अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के साधन, उनके लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हो पा रहे थे। ये इसी औद्योगिकरण का या हम कहें आर्थिक विकास का ही परिणाम था। इसी के साथ जब यहाँ पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई, मशीनों का अधिक उपयोग होने लगा, तो निश्चित रूप से जो कृषि पर निर्भरता थी वो कम होने लगी। कृषि पर निर्भरता की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें अमेरिका है, जापान है, अमेरिका, जापान और यूके है, कनाडा है, जहाँ पर निर्भरता जो है वो 5% से भी कम लोग कृषि जैसे व्यवसाय में लगे हुए हैं। बजाय इसके विपरीत जो विकासशील देश हैं वहां पर कृषि पर निर्भरता अधिक पाई जाती है। तो इसी का परिणाम था कि वहां पर अब उद्योगों के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास तीव्र गति से हो रहा था। जब आर्थिक विकास हुआ तो समाज में परिवर्तन आया, समाज में जागरूकता आई, समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा। और जब ये सारी चीजें आई तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी परिपक्व होने लगी। लोगों की सहभागिता, लोगों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उनकी रुचि, उनकी सहभागिता, उनका उसमें सुनिश्चितीकरण होने लगा। तो निश्चित रूप से उन समाजों में परिवर्तन आया। जब इन समाजों में परिवर्तन आया तो यह वह दौर था जब प्रशासन भी उन सारे जो परिवर्तन आ रहे थे उनके अनुसार कार्य कर रहा था। परंतु जब अब ये देश विकसित हो चुके हैं और यहाँ पर एक निश्चित हम कहें एक व्यवस्था स्वरूप ले चुकी है, वो जो संक्रमणकालीन अवस्था है उससे पार करते हुए ये विकसित देशों की श्रेणी में आ चुके हैं, तो जो यहाँ पर लोक प्रशासन की भूमिका है वह विकासशील देशों के मुकाबले भिन्न हो जाती है। जो भूमिका है वो इस प्रकार से कि यहाँ पर जो लोक सेवाएं हैं वो अब पूर्ण रूप से विकसित हैं। जो लोक सेवकों के द्वारा कार्य किए जाते हैं वे अपने कार्यों में दक्ष होते हैं, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होते हैं। और इसी के साथ साथ जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो भी इस प्रकार का होता है जो कि उनकी परिस्थितियों के अनुसार जो उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसी के साथ
साथ इन देशों में जो विशेषता होती है वहां पर विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है। अर्थात जो संगठन है, उन संगठन का जो मुखिया होगा वह मुखिया ऐसा होना चाहिए जो कि उस क्षेत्र से संबंधित हो और उसमें उसे विशेषज्ञता हासिल हो। अर्थात सामान्य विशेषज्ञ के स्थान पर जो तकनीकी विशेषज्ञ है उनको इन संगठनों का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिससे कि उस संगठन विशेष में वे महत्वपूर्ण भूमिका का निभाते हैं। इन समाजों में जो एक और स्पष्ट विशेषता होती है लोक प्रशासन के क्षेत्र में, कार्यात्मक विशेषीकरण पाया जाता है। जो बात करता है फ्रेडरिक्स कि जो संपार्श्व समाज होते हैं, जहां पर इन आधारों पर वहां पर भिन्नता पाई जाती है, वहीं पर जो ये विकसित समाज है वहां पर कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। अर्थात जहां जो कार्य जिसके लिए निर्धारित किए जाते हैं उन्हीं के द्वारा उन कार्यों को किया जाता है। तो कार्यात्मक विशेषीकरण की जो विशेषता है वो यहाँ पर प्रशासन में दक्षता लाती है और अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने में उन्हें सक्षम बनाती है। इसी के साथ साथ जो लोक सेवा का आकार है वह उस संगठन का एक बड़ा आकार होता है, क्योंकि ये जो विकसित देश है यहाँ पर बहुत सारी सेवाओं का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है और यह तभी संभव हो सकता है जब वहां पर बेहतर हम कहें लोक सेवाएं होती हैं, जो दक्ष हैं, पारंगत हैं और उनका जो तरीका है काम करने का वो भिन्न प्रकार का पाया जाता है। विशेषज्ञ होने के कारण जहां पर जो भर्ती की प्रक्रिया होती है इनकी वो विशेष प्रकार की होती है, विशेष दक्षता आधारित होती है और इसी के साथ भर्ती के पश्चात भी जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसके आधार पर जो इनके लोक सेवक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने में सक्षम होते हैं, दक्ष होते हैं, पारंगत होते हैं। उसी का परिणाम है कि ये अपने कार्यों में दक्ष होते हैं, जिससे कि प्रशासन में एक रूपता पाई जाती है। इसी के साथ ये जो निजी प्रशासन है उससे भिन्न होते हुए भी उनको सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ जो लोक प्रशासन की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है वो इसलिए भी भिन्न हो जाती है क्योंकि विकसित देशों में जो राजनीतिक स्थिरता है वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अर्थात राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर स्थिरता होने के कारण लोक प्रशासन की कार्य करने की जो गति है उसमें भी स्थिरता आती है, दक्षता आती है, विशेषज्ञ। जो विकसित देशों में जो लोक प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें जहां पर एक तरफ नियामक कार्य किए जाते हैं, आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना और इसी के साथ साथ बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, जो प्रशासन का एक परंपरागत कार्य भी रहा है, जहां पर लोक प्रशासन के द्वारा इन कार्यों को पूरा किया जाता है वहीं पर सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। अर्थात इन देशों में जो लोक सेवा, जो इसके शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो लोक सेवक हैं वो जनता के सेवक के रूप में कार्य करते हैं, ना कि स्वामी के रूप में। तो जो इनकी भूमिका है वो सेवा के रूप में है कि लोगों की किस प्रकार से अधिक सेवा की जा सकती है, उनका विकास संभव हो सकता है, उनके द्वारा इस बात पर निरंतर बल दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो निजी उद्यम है उनको भी ये सहायता प्रदान करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि ये विकसित देश है यहाँ पर जहाँ पर सरकारी स्तर पर लोक प्रशासन के द्वारा कार्य किए जाते हैं वहीं पर औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो निजी उद्योग धंधे हैं, बड़ी बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज हैं, उनको सहायता प्रदान करना, उनको प्रोत्साहन देने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से एलपीजी के द्वारा पूरे विश्व में परिवर्तन आया है तो इन देशों में भी परिवर्तन आया है। तो जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है उस तीव्र प्रक्रिया में ये अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। जो विकासशील देशों में जब लोक प्रशासन की भूमिका की बात करते हैं तो वह इससे हमें थोड़ा भिन्न नजर आती है। भिन्न इसलिए क्योंकि जो विकासशील देश हैं, पहली बात है इन विकासशील देशों का जो उदय है वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की घटना है, जहां पर अफ्रीका के देश, एशिया के देश, लैटिन अमेरिका के देश जो
औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए थे, उनके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थीं। वो जो चुनौतियां थीं वहां पर आर्थिक हम कहें गरीबी थी, राजनीतिक रूप से अस्थिरता थी, सामाजिक रूप से एक ऐसा समाज था जो जिसमें जागरूकता का अभाव था, या जो अभी चीजों को समझने का, देखने की तरफ अपने प्रयास कर रहा था। तो यह जो समाज था ये एक भिन्न प्रकार का समाज था। यह समाज था जो कृषि आधारित था, जहां पर कि आधे से अधिक जनसंख्या लगभग सभी देशों में कृषि पर आधारित है। उनके रोजगार का साधन वही कृषि है, और कृषि भी उन परंपरागत माध्यमों से की जाती है, तरीकों से की जाती है, साधनों से की जाती है, जो कि अगर प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो वहां पर वो व्यवस्था भी चरमरा जाती है। लोगों के रोजगार के साधन कम होते चले जाते हैं और आय के साधन सीमित हो जाते हैं। कृषि आधारित व्यवस्था होने के कारण जो ये व्यवस्थाएं बनी हुई है, बेरोजगारी की समस्या इन समाजों में बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से जब से स्वतंत्र हुए हैं, यद्यपि विकास की दिशा में निरंतर सरकारों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, परंतु जो रोजगार की समस्या है, उद्योगों का तीव्र गति से ना लग पाना, कृषि आधारित व्यवस्था होना, तो ऐसे में जो समस्या है बेरोजगारी की वो बनी रहती है। शिक्षा का स्तर कम है, प्रयास किए गए हैं, परंतु एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, हम कहें सहभागी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, जहां पर एक अच्छे शैक्षिक स्तर की आवश्यकता होती है, उनका अभाव इन समाजों में पाया जाता है। और इस तरीके का एक चक्र चलता है जहां पर जो धन के वितरण है उसमें असमानता होती है, अर्थात गरीब और अमीर के मध्य का जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है। एक क्लास ऐसी है जिसके पास जो संसाधन है वो बहुत अधिक है, जबकि एक जनसंख्या का बड़ा भाग ऐसा है जहां पर कि अभी हम कहें जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही संघर्ष पाया जाता है। महिलाओं की स्थिति जो अभी है समाज में, वह भी उनके अगर हम कहें जो लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, उस जनसंख्या के हिसाब से उनकी सहभागिता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सीमित पाई जाती है। अर्थात जो हम लैंगिक समानता की बात करते हैं वह अभी दूर की बात होती है। यद्यपि सामाजिक रूप से जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर समाज का या जनसंख्या का बड़ा भाग एक ऐसा है जो अभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। उसको संवैधानिक रूप से जो अधिकार दिए गए हैं उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं है। राजनीतिक सहभागिता के जो अवसर हैं उनका लाभ उठाने में, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ उठाने में यह बड़ा वर्ग अभी भी अपने आप को असमर्थ पाता है। उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधों की जो स्थिति है वो अभी भी परंपरागत तरीकों पर ही चल रहे हैं। आधुनिक तकनीक का अभी अभाव पाया जाता है, यद्यपि सरकारों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जनसंख्या का अधिक होने के कारण, परंपरागत तकनीक होने के कारण यहाँ पर अभी भी ये समस्या स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो 193 देशों की एक संख्या रखी गई है, उस संख्या के आधार पर यदि बात करें तो ये वो देश हैं जो देश हैं जिनके आधार पर विकसित और विकासशील देशों को रखा गया है। तो ये जो देश हैं इनमें से जो अभी भी देशों का विभाजन किया गया है उसमें लगभग 153 देश जो हैं उनको विकासशील और अर्ध विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें विकास की संभावनाएं अधिक हैं उनमें 106 देश हैं, और जो अभी 47 देश अभी भी ऐसे हैं जहां पर कि विकास की संभावनाएं अभी नगण्य हैं। और विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जो विकसित देश हैं वहां पर जो उनकी जनसंख्या है उसमें लगभग वो हम कहें 20% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है, जबकि उत्पादन में जो उनका हिस्सा है, विश्व व्यापार में जो इनका हिस्सा
है वो विश्व के लगभग 60% का है। तो यह जो एक बड़ा अंतर पाया जाता है, यह इन देशों की आर्थिक व्यवस्था को और कमजोर बनाता है। जनसंख्या का जो अधिक घनत्व है वो इन देशों के लिए चुनौती बनता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जब ये देश स्वतंत्र हुए तो इन देशों के समक्ष जो प्रमुख चुनौती थी वह थी कि किस प्रकार ये अपने देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकें, क्योंकि देश स्वतंत्र होने के पश्चात स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था का बनाया जाना, सरकार का गठन किया जाना, लेकिन सरकार के समय जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो थे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करना, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी इन सरकारों से, जो सरकारों का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जिनका गठन किया गया था। तो ये जो मुद्दे थे इन सरकारों के सामने, इनके माध्यम से जो इनको पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जिन नीतियों का गठन किया जा रहा था, उन नीतियों के गठन के लिए एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी जो इस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके कि जो सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से प्राप्त कर सके। यह एक महत्वपूर्ण विषय था। लेकिन जो दूसरी चीज दिखलाई देती है कि इन देशों में जो प्रशासनिक ढांचा है वो किस प्रकार का है, वो प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है जो वहां पर कार्य करता है। क्योंकि किसी भी देश में वहां पर, जैसा कि फ्रेडरिक्स ने भी कहा है कि प्रशासन के ऊपर जो परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, परिवेश का प्रभाव पड़ता है, वो उसको प्रभावित करता है। तो इन देशों में जो विकासशील देश हैं या अभी जो विकासशील देशों की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रेणी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें पहली चीज थी कि जो एक प्रशासनिक नेतृत्व होना चाहिए, जो कि प्रशासनिक मशीनरी को इन परिस्थितियों को, सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नेतृत्व प्रदान कर सके, उसका अभाव दिखलाई देता है। और यही अभाव है कि जहां पर प्रशासनिक तंत्र मजबूत रूप से एक अच्छे नेतृत्व के हम कहें नेतृत्वशिप में, लीडरशिप में उसे अच्छा ना चाहिए, उसका अभाव यहाँ पर देखा जाता है। इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक संरचना है, एक संगठित प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर प्रशासनिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। लेकिन व्यवहार में यदि देखें, जो ये देश हैं इनमें इस तरीके की संरचना का अभाव है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से तो फिर भी कुछ देशों में इसे दिखलाई देगी, परंतु जब व्यवहार में कार्य करने की बात आती है तो इस तरीके की व्यवस्था का अभाव यहाँ पर देखा जाता है। इसी के साथ जो प्रशासनिक मूल्य हैं, प्रशासनिक मूल्य किसी भी प्रशासन को भली भांति चलाने के लिए उन कुछ मूल्य होते हैं, कुछ संस्कृति होती है जो कि वहां पर विकसित होती है। परंतु व्यवहार में देखें तो जो संस्कृति, जो मूल्य औपनिवेशिक विरासत के दौरान वहां पर विकसित हुए थे, वर्तमान में भी उनको ही प्रशासकों के द्वारा उन्हें जारी रखा जा रहा है। जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनके अनुसार उनको बदल ना पाना या जो बदलने की प्रक्रिया है उसका कम होना, धीमा होना भी उस प्रक्रिया में एक प्रमुख रूप से बाधा बनता है। इसी के साथ साथ उत्तरदायित्वता एक महत्वपूर्ण चीज है कि प्रशासन को यदि सफल बनाना है तो उत्तरदायित्वता निश्चित होनी चाहिए। उत्तरदायित्वता जैसे ही निश्चित हो जाएगी तो प्रशासन की कार्य करने की गति अपने आप अच्छी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है। परंतु जो अभी भी यहाँ पर प्रशासन है उसमें उस ट्रांसपेरेंसी का, उस उत्तरदायित्वता का अभाव देखने को मिलता है, जो एक अच्छे प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसमें बाधा बनता है। इसी के साथ जो और भी चीजें हैं, जैसे हम कहें कि विशेषज्ञों का अभाव है, सामान्यज्ञों को हो ही ऑर्गेनाइजेशन का, संगठनों का अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो चीजें हैं कि अगर प्रशासक एक बार पद ग्रहण कर लेते हैं तो उनके अंदर जो स्व विकास की भावना है वो अधिक घर कर लेती है, अपने विकास पर अधिक बल देते हैं, बजाय कि
लोगों के विकास पर, जबकि इन देशों में विशेषकर जो विकासशील देश हैं इनमें इस बात की आवश्यकता है कि लोगों के विकास पर बल दिया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य को जो स्वीकार किया गया है उसकी अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ इन देशों में जो विकास के प्रतिमान स्वीकार किए गए हैं, जिनको अपनाया जा रहा है, ये वो प्रतिमान है जो पाश्चात्य देशों के द्वारा आरंभ किए गए थे, या उन पाश्चात्य देशों में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर भिन्नता लिए हुए हैं, वहां पर उस दृष्टि से वो विकसित देश है। तो जब वो प्रतिमान उन देशों के लिए तो उतने सक्सेसफुल है, लेकिन अगर हम विकासशील देशों के विकास की बात करें तो उनके लिए इस तरीके के उनके परिस्थितियों को ध्यान में रख के इस तरीके के मॉडल बनाए जाएं जो कि उनके उन देशों में व्यवहारिक रूप से और अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो इन देशों की हैं उनको ध्यान में रखा जाए। यद्यपि विचारकों के द्वारा इस दृष्टि में इस क्षेत्र में कार्य करना आरंभ हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, लगभग 2 या 3 दशक तक की हम बात करें, जब जो विकास के प्रतिमान जो इन देशों के द्वारा अपनाए गए थे उनकी सफलता का जो स्तर था वह कम था। उसी के पश्चात ये महसूस किया जाने लगा था कि इनको देखने के लिए इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि किस तरीके का परिवर्तन यहाँ पर किया जाए, जिससे कि ये जो प्रशासनिक है क्षमता है उसको वृद्धि करके निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। जो लोक प्रशासन है, जो पुरानी या परंपरागत विशेषताएं यहाँ पर हैं, लाल फीता शाही की है, भाई भतीजावाद की है, श्रेष्ठता की भावना है कि स्वयं को सेवक न मानकर स्वामी मानने की जो भावना है उसको दूर करते हुए ग्राहक उन्मुखी प्रशासन को लागू किया जाए, जहां पर कि सिटीजन प्रथम होना चाहिए, सिटीजन ओरिएंटेड प्रशासन होना चाहिए कि जो लोगों की समस्याओं का ध्यान रख सके, उनको प्राथमिकता देकर कार्य करना चाहिए। तो ये इस पर निर्भर करता है। और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएं, प्रशासन के द्वारा उनको इस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकें। नीतियों की सफलता प्रशासन के द्वारा क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। जैसा कि जो लोग प्रशासन के जिन्हें फादर माना जाता है, उन जिन्होंने कहा था कि संविधान बनाना ठीक अच्छा है, संविधान किस प्रकार का बना है वो आसान हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि उसे लागू किस प्रकार से किया जाता है, ये उससे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं संदर्भों में जो नीतियां विकासशील देशों के द्वारा में बनाई जाए, उनको लागू करने का कार्य भी प्रशासकों के द्वारा उसी स्पिरिट से किया जाए जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इसलिए जो दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, विकसित देशों की और विकासशील देशों की, उनमें लोक प्रशासन के द्वारा जो भूमिका का निर्वाह किया जाता है, जो नियामक कार्य हैं, वो दोनों व्यवस्थाओं में लगभग समान है। परंतु यदि हम प्रशासकीय प्रशासन के द्वारा जो विकासात्मक कार्यों की बात करें तो वो निश्चित रूप से विकसित एवं विकासशील देशों में भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।